चैप्टर 29 द डिविडेंड फैक्टर इन कॉमन स्टॉक एनालिसिस। तो हमने तीन एलिमेंट्स की बात की थी कॉमन स्टॉक एनालिसिस में। पहला डिविडेंड रेट एंड डिविडेंड रिकॉर्ड, दूसरा इनकम अकाउंट फैक्टर्स यानी कि अर्निंग्स पावर का एनालिसिस, तीसरा बैलेंस शीट फैक्टर्स यानी कि एसेट वैल्यू का एनालिसिस। तो जो सबसे पहले वाला है वो हम चैप्टर 29 और 30 में डिस्कस कर लेंगे, और फिर इस बुक के पार्ट 5 में हम इनकम अकाउंट फैक्टर्स की बात करेंगे और पार्ट 6 में बैलेंस शीट फैक्टर्स की बात करेंगे। चलो इस चैप्टर में डिविडेंड की बात करते हैं। डिविडेंड रिटर्न एज अ फैक्टर ऑफ कॉमन स्टॉक इन्वेस्टमेंट। तो पुराने ज़माने में क्या हुआ करता था, डिविडेंड रिटर्न होती थी जो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता था कॉमन स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि जो पुराने लोग थे वो इस लॉजिक से इन्वेस्ट करते थे किसी भी बिजनेस में कि उन्हें डिविडेंड मिलेंगे रेगुलरली, और वो डिविडेंड्स अगर बिजनेस अच्छा परफॉर्म करेगा तो उनकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और स्टॉक प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगा। और वो कितने रुपए देते हैं एक पर्टिकुलर स्टॉक खरीदने के लिए, वो इस बात पे भी डिपेंड करता था कि उस स्टॉक पे कितने डिविडेंड्स मिल रहे हैं उन्हें। तो लोग पहले कॉमन स्टॉक में भी सीनियर सिक्योरिटी की तरह ही इन्वेस्ट किया करते थे कि मुझे स्टेडी इनकम रिटर्न मिल जाए जो कि थोड़ा लेस सर्टेन हो एज कम्पेयर टू बॉन्ड्स, लेकिन उसमें फ्यूचर में बढ़ने की भी प्रोबेबिलिटी हाई हो। तो उधर उस प्रिंसिपल की बात करते हैं जिसमें डिविडेंड्स को रिटेन किया जाता है। जैसे कि आज के ज़माने में भी मोस्ट ऑफ द अर्निंग्स रिटेन की जाती हैं और बहुत ही छोटा पार्ट ऑफ अर्निंग्स एज अ डिविडेंड पे कर दिया जाता है। तो कंपनी की पॉलिसी क्या होती है कि डिविडेंड्स को विदहोल्ड कर लो। रीज़न क्या दिए जाते हैं कि जब मान ले कंपनी किसी प्रॉब्लम में आ गई तो तब भी हम डिविडेंड पे करते रहेंगे क्योंकि हमने ये एक्यूमुलेट कर लिया सरप्लस अकाउंट में। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कंपनी की अर्निंग्स है $10, हम पे कर रहे हैं $8, तो $2 हमने एक्यूमुलेट कर लिए, और अगले 5-6 साल बाद अर्निंग्स कंपनी की डिक्लाइन होगी किसी वजह से $6 होगी, लेकिन डिविडेंड $8 है, तो हम कैसे देंगे? तो वो सरप्लस से पैसे निकाल के दे देंगे। तो इसलिए डिविडेंड सस्पेंड ना हो इसलिए हम सरप्लस में पैसे डाल रहे हैं, ये रीज़न दिया जाता है। और दूसरा रीज़न ये दिया जाता है कि अगर डिविडेंड हम कम देंगे तो हम उसे धीरे धीरे इंक्रीज भी कर सकते हैं ग्रेजुअली, तो वो दिखने में भी अच्छा लगेगा। अब अगर आज अर्निंग्स $10 हैं और मैं पे कर दूं $8, कल अर्निंग्स हो जाए $8 तो मैं कहाँ से पे करूंगा? तो उसको नहीं तो $6 देगी वो, तो फ्लक्चुएट हो रहा है काफ़ी डिविडेंड्स, तो इसलिए उसके स्टॉक प्राइस पे ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो इसलिए कंपनीज क्या करती हैं, $10 अर्निंग है, $3 पे कर दिए, कुछ सालों बाद अर्निंग्स बढ़ गई 12-14, तो फिर $4 कर दिए। तो ऐसे बहुत धीरे धीरे बढ़ाती हैं ताकि कम ना करने पड़े डिविडेंड, क्योंकि डिविडेंड कम होना नेगेटिवली लिया जाता है। लेकिन एक्चुअल में क्या है, सब लोग डिविडेंड आज लेना चाहेंगे, ना कि फ्यूचर में कि उसकी री इन्वेस्ट हो जाएगी तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। उसकी श्योरिटी थोड़ी ना। वो कहावत है ना, अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश। मतलब एक मुर्गी जो आपके हाथ में है वो ज़्यादा बेहतर है 2 मुर्गियों से जो झाड़ के पीछे छुपी हुई हैं, क्योंकि वो मुर्गियां तो आपको 2 पकड़नी पड़ेंगी ना, लेकिन एक मुर्गी तो आपके हाथ में है। मतलब डिविडेंड आपको पूरे के पूरे दिए जा सकते हैं अर्निंग्स में से, या मोस्ट ऑफ द पार्ट दिया जा सकता है। तो अगर दिया जाए तो वो आपके लिए अच्छी बात है ना, वो तो आपको मिल गए, लेकिन वो अर्निंग्स में री इन्वेस्ट होंगे, फिर वो अर्निंग्स वो आगे बढ़ाएंगे, तो उस बात की तो प्रोबेबिलिटी कम है ना। जो मुर्गियां झाड़ के पीछे छुपी हुई हैं, ज़रूरी थोड़ी ना आप उनको पकड़ लोगे। हो सकता है एक भी आपके हाथ ना आए, हो सकता है कि आप एक को ही पकड़ पाओ और फिर थक जाओ, आप दूसरी को आप पकड़ ही ना पाओ। तो एक तो आपको पहले ही मिल रही थी हाथ में, अब 2 के लालच में आपने एक भी मिस कर दी और इतना भाग दौड़ की। तो अगर 2 कंपनीज हैं, दोनों की सेम जनरल पोजीशन है और सेम अर्निंग पावर है, तो जिस कंपनी का डिविडेंड पेमेंट ज़्यादा होगी ना वो ज़्यादा प्राइस पे सेल करेगी। फिर और तरह एग्जांपल देते हैं कि कैसे कर सकते हैं और कैसे करते हैं एक्चुअल में। जैसे अर्निंग्स वेरी करती हैं 5 और 15 के बीच में एनुअली ओवर अ पीरियड ऑफ सम ईयर्स, और एवरेज अर्निंग्स आ रही हैं $10, तो हम $8 डिविडेंड सेट कर सकते हैं रेट और उसे पे कर सकते हैं। और जिस टाइम अर्निंग्स $8 से कम होंगी तो हम सरप्लस से निकाल के दे देंगे, क्योंकि जब $15 थी तो हम 8 के ऊपर का सारा इकट्ठा कर रहे थे ना। तो ऑन एन एवरेज $2 पर शेयर हर साल एक्यूमुलेट हो रहा है हमारे पास, क्योंकि $10 एवरेज है हर साल और 8 का हम डिविडेंड पे कर रहे हैं, तो $2 एनुअली सरप्लस में जा रहा है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में क्या होता है, कंपनी अर्न करती है $10 ऑन एन एवरेज और डिविडेंड पे किया जाता है $1 का। ये अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि उधर एग्जांपल देते हैं बहुत सारे सिचुएशंस का, जिनमें से एक थी जो $6 के डिविडेंड देती थी 15 साल तक, और
उसी कंपनी की अर्निंग्स $12 पर शेयर से ज़्यादा होती थी हमेशा उन 15 साल तक, और धीरे धीरे वो डिविडेंड बढ़ा के $10 कर दिया। लेकिन जब बुरा टाइम आया तब कंपनी वो $10 का डिविडेंड मेंटेन ही नहीं कर पाई। तो क्या पॉइंट था वो डिविडेंड विद होल्ड करने का? बहुत टाइम तक तो आपने $6 ही दिए और अर्निंग्स आपकी $12 थी उस टाइम पे भी, तो आपने आधी अर्निंग्स तो रख ली, लेकिन उसके बाद भी जब बुरा टाइम आया वो सरप्लस इतनी नहीं थी कि आप वो पे कर दो डिविडेंड। और फिर उधर एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें 30 साल तक थोड़ा डिविडेंड पे किया जाता है और बाकी मोस्टली अर्निंग्स रिटेन कर ली जाती हैं सरप्लस में। लेकिन जब बुरा टाइम आता है फिर ये भी मेंटेन नहीं हो पाता इनसे। 30 साल का पैसा इकट्ठा करके भी मेंटेन नहीं हो रहा तो फिर क्या फायदा, अभी दो ना फिर। और फिर ये बोलते हैं कि रेनी डे के लिए हम रिटेन करते हैं प्रॉफिट्स को, और जब बारिश आई तो इनकी छतरी नहीं खुली। तो रीजंस क्या दिए जाते हैं अर्निंग्स को रिटेन करने के लिए कि क्या फायदे होंगे आपको? तो ये एज्यूम किया जाता है कि जो कंपनी को बेनिफिट करता है वो शेयर होल्डर्स को भी बेनिफिट करता है, और कंपनी को बेनिफिट अर्निंग्स के रिटेन होने से मिलता है, ना कि डिस्ट्रीब्यूट होने से। लेकिन ये बात सही इसलिए नहीं है क्योंकि कंपनी को बेनिफिट शेयर होल्डर्स के एक्सपेंस पे हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम डिविडेंड विद होल्ड कर रहे हो जो कि शेयर होल्डर्स को मिलने चाहिए थे, तो उनके एक्सपेंस पे कंपनी को फायदा हो रहा है। विन विन तो सिचुएशन नहीं है ना, ये एक जीत रहा है एक हार रहा है। तो अगर ऐसा ही है तुमने रिटेन करने हैं, फिर कम से कम उन अर्निंग्स पे जो इंटरेस्ट कंपाउंडेड होता है एनुअली, उतना तो वैल्यू ऑफ स्टॉक बढ़नी चाहिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं, $10 पर शेयर अर्निंग्स है, अगर तुम लोग पे कर रहे हो $5 और $5 रिटेन कर रहे हो, तो $5 जो एनुअली रिटेन हो रहा है उनकी कंपाउंडिंग कर दो आगे जितने भी सालों के लिए, और उतना फिर स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए अगर तुम उन्हें रोक रहे हो तो। जबकि एक्चुअल में ऐसा होता नहीं। कई बार क्या होता है, जो डिविडेंड पॉलिसीज होती है ना वो सेल्फिशली डिटर्मिन की जाती हैं या फिर बिल्कुल ही आर्बिट्रेरी होती हैं। जैसे कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं उनकी कमाई 2 करोड़ 3 करोड़ सालाना होती है, इनके टैक्स ब्रैकेट भी सबसे ऊपर वाले आएंगे। फिर इन लोगों पे शेयर भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इन शेयर्स पे डिविडेंड भी साल का बहुत ज़्यादा होगा और फिर टैक्स भी बहुत ज़्यादा कटेगा उस पर। तो वो बचाने के चक्कर में ये रिटेन कर लेते हैं क्योंकि यही मेजोरिटी शेयर होल्डर्स हैं। रिटेन करेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डिविडेंड इनकम तो आई नहीं ना, तो वो टैक्स कम होता है, इसमें डायरेक्ट 33% टैक्स बन जाएगा। और फिर कई बार क्या होता है, इनकी जो कंपनसेशन होती है वो बिजनेस की एक्सपेंशन पे डिपेंड करती है, और बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए रिटेन करना पड़ेगा पैसा, तो उस चक्कर में भी ये रिटेन कर देते हैं अपने सेल्फिश मोटिव्स की वजह से। और कई बार क्या होता है इसलिए रिटेन करते हैं क्योंकि स्टॉक वॉटेड होती है, जैसे ओवर कैपिटलाइजेशन होती है कई बार, मतलब टेंजिबल एसेट्स होते नहीं, कॉमन स्टॉक और प्रेफर्ड स्टॉक को कवर करने के लिए गुडविल क्रिएट करके बैठे होते हैं, इंटेंजिबल एसेट क्रिएट करके बैठे होते हैं, फिर उसकी एमोर्टाइजेशन करते रहते हैं, और जो रिटेन प्रॉफिट है वो सरप्लस में ऐड कर देते हैं ताकि बैलेंस शीट की वैल्यू सेम रहती रहे, कम ना हो। जैसे कि उधर वुलवर्थ का एग्जांपल देते हैं जिसके प्रेफर्ड स्टॉक जो थे वो सारे टेंजिबल एसेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन जो कॉमन स्टॉक थी वो गुडविल से बैक हो रही थी सिर्फ, यानी कि वो वॉटर्ड है। और फिर कंपनी रिटेन कर रही थी अर्निंग्स और गुडविल को एमोर्टाइज कर रही थी, और फिर जो रिटेन्ड अर्निंग्स हैं वो गुडविल का जो पार्ट खत्म हो रहा था उसको बढ़ती जा रही थी। और फिर एक और एग्जांपल देते हैं उधर यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉरपोरेशन का, उसमें भी कैपिटलाइजेशन टेंजिबल एसेट से ज़्यादा थी। कितना ज़्यादा थी? पूरा कॉमन और प्रेफर्ड का आधे से ज़्यादा। इसमें इन्होंने क्या किया था, जो टेंजिबल एसेट्स थे उनको ओवर वैल्यू किया हुआ था, फिर उनकी डेप्रिसिएशन करके उन्हें ख़त्म कर रहे थे, और जो रिटेन्ड अर्निंग थी वो उसकी जगह भर रही थी। तो ऑथर बोलते हैं कंक्लूजन में कि $1 जो आपको डिविडेंड की फॉर्म में मिले वो ज़्यादा वैल्यूएबल है उस $1 से जो सरप्लस में ऐड हो रहा है। फिर उधर एग्जांपल देते हैं, इसमें एक स्टैंडर्ड स्टॉक लेते हैं, स्टॉक है जो कि $7 अर्न करती है और $5 डिविडेंड पे करती है और $100 पे बिक रही है, तो अर्निंग्स यील्ड होगी इसकी 7%, डिविडेंड यील्ड होगी 5%। और एक ऐसी स्टॉक है स्टॉक भी जो कि सेम $7 अर्न कर रही है लेकिन पे सिर्फ $4 कर रही है, तो इसका प्राइस 100 से कम होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए? इसका प्राइस 100 से कम होना चाहिए क्योंकि ये कम डिविडेंड दे रही है पुराने वाली से, अर्निंग सेम है दोनों की, तो इसका प्राइस 80 और 100 के बीच में होना चाहिए। 80 और 100 के बीच में इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर 100 होगा तो अर्निंग्स यील्ड 7% होगी और 80 होगा तो डिविडेंड यील्ड 5% होगी। तो अगर हम 90 का प्राइस लेके चलें
तो अर्निंग्स यील्ड होगी 7.78 और डिविडेंड यील्ड होगी 4.44। तो यानी कि हम 56 बिप्स डिविडेंड यील्ड सेक्रीफाइस कर रहे हैं, लेकिन उसके बदले हम अर्निंग्स यील्ड 78 बिप्स हायर मांग रहे हैं, क्योंकि वो फ्यूचर में मिलेगा और उसकी हमें शॉर्ट ही नहीं है, क्योंकि आज का पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए फ्यूचर के पैसे से। तो इसलिए हम फ्यूचर की अर्निंग ज़्यादा मांगेंगे। फिर ऐसे ही स्टॉक सी है जो अर्न कर रही है $7, लेकिन डिविडेंड में पे कर रही है $6। तो अब इसका प्राइस कितना होना चाहिए? इसका प्राइस ज़्यादा होना चाहिए ऑफकोर्स, 100 से 120 के बीच में होना चाहिए इसका। 100 इसलिए जब अर्निंग यील्ड 7 होएगी, और 120 इसलिए जब डिविडेंड यील्ड 5% होगी। तो अगर 108 का प्राइस लें तो अर्निंग्स यील्ड 6.48% और डिविडेंड यील्ड 5.56%। डिविडेंड यील्ड 56 बिप्स अप और अर्निंग्स यील्ड 52 बिप्स डाउन, तो ऑलमोस्ट सेम अप डाउन हो रहा है। तो इसमें अगर हमें डिविडेंड ज़्यादा मिल रहा है तो कोई बात नहीं, फ्यूचर अर्निंग्स थोड़ी ज़्यादा भी देनी पड़ जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑथर क्या सजेस्ट करते हैं डिविडेंड पेमेंट का प्रिंसिपल? ऑथर बोलते हैं कि शेयर होल्डर्स को खुद हक होना चाहिए ये डिसाइड करने का हर साल कि मैं डिविडेंड लूँगा या अर्निंग्स को रिटेन करूँगा, और अगर लूँगा तो कितना % डिविडेंड लूँगा और कितना % रिटेन करूँगा। और अगर कंपनी अर्निंग्स रिटेन कर रही है किसी और वजह से, किसी ज़रूरतमंद वजह से, जैसे कि कंपनी का बिजनेस सस्टेन करने के लिए उसे वो रिटेन करनी पड़ेंगी अर्निंग्स, तो इस केस में उन्हें हम सरप्लस नहीं बोलेंगे, नेसेसरी रिजर्व्स बोलेंगे और उसे इनकम स्टेटमेंट से डिडक्ट करेंगे। तो ये करने से मैनेजमेंट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पता चल जाता है और ओनर्स को अपनी राइट्स का, क्योंकि हम डिसाइड करेंगे, मैनेजमेंट नहीं डिसाइड करेगी कि हमारा पैसा रिटेन होगा या क्या होगा। तो समरी में इस चैप्टर की 3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है कि कुछ केसेस में शेयर होल्डर को ज़्यादा फायदा मिल सकता है कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी से, जिसमें कम डिविडेंड पे किए जाएं और ज़्यादातर अर्निंग्स रिटेन कर ली जाएं। और अगर मार्केट इस चीज़ को पिनलाइज कर रही है तो वो अच्छी बात नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है फिर, लेकिन ज़्यादातर केसेस में स्टॉक होल्डर्स को ज़्यादा फायदा तब होता है जब डिविडेंड मिल जाए, ना कि सरप्लस में ऐड हो, क्योंकि जो री इन्वेस्टेड प्रॉफिट होते हैं वो अर्निंग पावर को प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज नहीं कर पाते। जैसे $3 रिटेन हो रहा है, तो क्या $3 कंपाउंडेड एनुअली तुम इंक्रीज कर दोगे अर्निंग्स? वो तो तुमसे हो ही नहीं। या फिर अगर आप नेसेसरी कामों के लिए रिटेन कर रहे हो अर्निंग्स को, अपना बिजनेस बचाने के लिए रिटेन कर रहे हो, तो वो नेसेसरी रिजर्व्स है, वो उसका क्या फ़ायदा हमें भाई। तीसरा ये पॉइंट है कि कन्फ्यूजन तब होती है शेयर होल्डर को जब वो वोट तो पहली बात समझ के करता है और इन्वेस्ट दूसरी बात समझ के करता है। वोट वो ये सोच के करता है कि फ्यूचर में मुझे बेनिफिट होगा, कंजर्वेटिव डिविडेंड रखते हैं, मतलब मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, री इन्वेस्ट करो तुम। लेकिन इन्वेस्ट वो इस बेस पे करता है कि मुझे इनकम ज़्यादा चाहिए, अभी चाहिए, जल्दी चाहिए, तो लेना भाई फिर डिविडेंड। तो ऑथर बोलते हैं पिछले चैप्टर में हमने बात की थी जो रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं वो बिजनेस की वैल्यू फ्यूचर में बढ़ाती हैं ओवर लॉन्ग टर्म, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि हमें रिटेन नहीं करनी चाहिए, डिविडेंड ले लेनी चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट है ना इस बात में। तो ऑथर फिर एग्जांपल देते हैं ये बात सॉल्व करने के लिए कि मान लो अर्निंग्स हैं $10, डिविडेंड है $7, तो $3 सरप्लस में ऐड हो रहा है। तो अब जो $3 सरप्लस में ऐड हो रहा है वो बिजनेस की वैल्यू और स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज करना चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स लॉन्ग टर्म में, क्योंकि री इन्वेस्ट हो रहा है ना वो, और वो उस हिसाब से इंक्रीज करना चाहिए कि $3 पर एनम इन्वेस्ट हो रहे हैं और फिर कंपाउंडिंग हो रही है उनकी एनुअली इंटरेस्ट रेट पे, जो कि मे भी हो सकता है कि ना हो पाए। लेकिन अगर हम दूसरा एग्जांपल लें कि अर्निंग्स हैं $10 और डिविडेंड पेमेंट है $3 और $60 सरप्लस में ऐड हो रहा है, तो अब ये बहुत ज़्यादा ऐड हो रहा है सरप्लस में, तो क्या स्टॉक की वैल्यू या बिजनेस की वैल्यू $60 पर एनम कंपाउंडेड एनुअली से इंक्रीज हो पाएगी? तो ये प्रोबेबली नहीं हो पाएगी। पिछली बारी में तो मे भी था, मे भी हो सकता है, मे भी हो सकता है ना हो पाए, इसमें तो मोस्ट प्रोबेबली नहीं हो पाएगी। तो ऑथर का जो क्रिटिसिज्म है वो ये सेकेंड टाइप के डिविडेंड पॉलिसी को लेके है, जिसमें ज़्यादा रिटेन कर दिया जाता है और बहुत थोड़ा पे किया जाता है। फिर ऑथर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स टैक्स की भी बात करते हैं, ये 1936 में लगा था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कंपनीज पे टैक्स लगा दिया कि अगर तुम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे तो रिटेन्ड अर्निंग्स पे टैक्स लगेगा। लेकिन फिर 1939 में ये रिपील करना पड़ा गवर्नमेंट को, क्योंकि बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था इसका
ऑथर भी बोलते हैं कि ये बहुत ही घटिया चीज़ थी, क्योंकि फिर तो कंपनी सरप्लस ही क्रिएट नहीं कर सकती ना। अपनी जो ज़रूरतें पूरी करनी होती हैं फ्यूचर की या इमरजेंसी की, एक्सपेंशन की, और जो स्मॉल कंपनीज हैं उनको तो कोई लोन भी नहीं देता। उनको तो रिटेन्ड अर्निंग्स पे डिपेंड करना पड़ता है ना अपनी एक्सपेंशन के लिए, या फिर नई इक्विटी रेज करनी पड़ेगी, वो भी लोग विलिंग नहीं होंगे स्मॉल कंपनी के केस में। तो इसलिए सही टैक्स नहीं था। फिर आखिरी में ऑथर बोलते हैं कि जो डिविडेंड और री इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है ये लॉ से कंट्रोल नहीं होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर से। ये जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी इंटेलिजेंस से कंट्रोल होनी चाहिए, उनके डिसीजन से कंट्रोल होने चाहिए। इंडिविजुअल केसेस और सर्कमस्टांसिस में हाँ हो सकता है कि ज़्यादा अर्निंग्स रिटेन करना बेनिफिशियल हो, लेकिन वो इन्वेस्टर्स के इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग पे डिपेंड करनी चाहिए। इस चैप्टर में इतना ही। चैप्टर 30 स्टॉक डिविडेंड्स, ये चैप्टर भाई मुझे समझ में नहीं आया तो आप खुद ही पढ़ लेने से, थोड़ा सा वैसे ही बता देता हूँ मैं ऊपर ऊपर से। स्टॉक डिविडेंड दो तरह के होते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टॉक डिविडेंड और पीरियोडिक स्टॉक डिविडेंड। एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टॉक डिविडेंड एक बार ही डिक्लेयर होते हैं, इसमें सरप्लस से निकाल के पैसा शेयर कैपिटल में डाल देते हैं। पहले बहुत सालों तक इकट्ठा करते हैं पैसा, फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिविडेंड डिक्लेयर कर देते हैं। पीरियोडिक स्टॉक डिविडेंड में क्या होता है, इसमें सरप्लस से पैसा नहीं निकालते, जैसे जो अर्निंग्स जनरेट होती हैं उनका कुछ हिस्सा शेयर कैपिटल में डाल देते हैं। तो एज कम्पेयर टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टॉक डिविडेंड, पीरियोडिक स्टॉक डिविडेंड बहुत ही छोटा पार्ट होता है और ये लगातार होता है कुछ नंबर ऑफ ईयर्स के लिए एज पर जो भी पॉलिसी होती है। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टॉक डिविडेंड में क्या दिक्कत है ऑथर को, ऑथर बोलते हैं ये कई बार जो इनसाइडर होते हैं वो इन स्ट्रेटजीज से प्राइजेस को मैनिपुलेट करके स्पेकुलेशन मार्केट में करा के प्रॉफिट्स कर सकते हैं, और स्टॉक होल्डर को कुछ मिलता नहीं। उसकी पहले भी वैल्यू इतनी थी, आज भी वैल्यू उतनी है, बस नंबर ऑफ शेयर ज़्यादा हो गए उसके। बस ये हो जाता है कि शेयर प्राइस कम हो जाता है तो स्पेकुलेशन बढ़ जाती है, एक दूसरे की एडवांटेज लेने की कोशिश करने लग जाते हैं लोग। फिर आ जाओ पीरियोडिक स्टॉक डिविडेंड पे। ऑथर बोलते हैं ये बढ़िया चीज़ है कि अगर आपको रिटेन ही करनी है अर्निंग्स डिविडेंड के अलावा, तो आप उसे शेयर कैपिटल में डालो सरप्लस की जगह, क्योंकि जब आप जो री इन्वेस्टेड प्रॉफिट हैं वो स्टेटेड कैपिटल में या शेयर कैपिटल में डालते हैं सरप्लस की बजाय, तो मैनेजमेंट पे ऑब्लिगेशन आ जाती है कि जो एडिशनल शेयर्स हैं उन पे अब पैसे जनरेट करके दिखाओ और डिविडेंड पे करो उन पे, एडेड रिसोर्सेज हुए हैं जो नए उन पे। तो इसमें ऑब्जेक्शन क्या है, इसमें एक ऑब्जेक्शन है जो मेरे समझ में नहीं आई, वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर की। ये खुद ही पढ़ लो एक बार, मैं ऐसे ही बोल देता हूँ। कंपनीज एस्टैब्लिश a regular stock dividend rate exceeding in market value the amount of earnings carried to surplus। I don't know what it means। तो समरी में इस चैप्टर की, या फिर ये जो 29-30 चैप्टर था उनकी समरी में, पहला तो ये है कि री इन्वेस्टमेंट करोगे अगर आप सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ अर्निंग्स की, वो स्टॉक होल्डर खुद डिसाइड करेंगे, मैनेजमेंट अपनी मर्जी से नहीं करेगी। और स्टॉक होल्डर्स को जब लगेगा कि डिविडेंड अभी लेने से ज़्यादा बेनिफिट हमें रिटेन करने में मिलेगा, तब वो ये फैसला लेंगे, और उनका अप्रूवल ज़रूरी है हर बार। और अगर रिटेंशन प्रॉफिट्स की कुछ फ्यूचर में बेनिफिट देने की बजाय सिर्फ इसलिए की जा रही है कि बिजनेस को सस्टेन करने के लिए नेसेसिटी है वो, तो उसको हम सरप्लस प्रॉफिट में नहीं ऐड करेंगे, उसको हम रिजर्व्स के तौर पे शो करेंगे। और तीसरा पॉइंट वही है जो कि मुझे समझ नहीं आया, जो कि मुझे इम्पोर्टेंट पॉइंट लग रहा है मेन इस चैप्टर का। अर्निंग्स वॉलंटरीली रिटेन्ड इन द बिजनेस शुड बी कैपिटलाइज्ड बाय पीरियोडिक इशुएंस ऑफ एडिशनल स्टॉक with current market value not exceeding such reinvested earnings। If additional capital is found no longer to be needed in the business, it should be distributed to shareholders against the retirement of stock previously issued to represent it। अब ये खुद ही समझ लेना और मुझे भी समझा देना।